गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब तक हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बेसिक पढ़ा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या डेफिनेशन है, क्या हम करते हैं, इससे किसके बीच में प्लॉट करते हैं, मास अपॉन चार्ज और रिलेटिव अबंडेंस के बीच में हमारे पास ग्राफ आता है। इसके बीच में एक्यूरेट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या है, बेस पीक क्या है, कैसे आती हैं, फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकता है, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन के एग्जांपल लेके अब तक हमने डिस्कस किया। ब्रीफ में मैंने आउटलाइन इंस्ट्रूमेंटेशन बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने सीखा कि भी कैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, वेपोराइज के बाद हम आयनाइज करते हैं। आयंस में से जो फ्री रेडिकल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रह गए या कोई एनायन बन गए, ऑल दीज आर एलिमिनेटेड थ्रू वैक्यूम। ये हम क्या कर देंगे, वैक्यूम पंप की सहायता से बाहर निकाल देते हैं और हम केवल कैटायन का मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एनालिसिस करते हैं। तो डिटेक्टर में और हमारे पास रिकॉर्डर में केवल क्या जाते हैं, इसके अंदर कैटायंस जाते हैं और उन कैटायन का मास अपॉन चार्ज रेशियो जो है वो डिपेंड करता है कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ, कितना रेडियस उसका आया, ठीक है। और रेडियस जो है वो डिपेंड करता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई है वो कांस्टेंट है, कितने पोटेंशियल का हमने वोल्ट दिया। और ये एक मैथमेटिकल रिलेशन आपको बताया था और वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या था, देखिए मैथमेटिकल रिलेशन ये था हमारे पास, m अपॉन ई इज इक्वल टू एच स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन 2b। m अपॉन बी मास अपॉन चार्ज रेशियो, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ H कांस्टेंट हो गया, कितना पोटेंशियल का वोल्ट देके हमने, ये कांस्टेंट हो गया R। तो R क्या मतलब था हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास चीज़ है यहाँ पर और अलग अलग रेडियस में डिफ्लेक्ट हो रही है। ये मान लो हमारे पास यहाँ से मोमेंट कैटायन आना शुरू हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद दे आर डिफ्लेक्टिंग इन डिफरेंट रेडियस। किसी का रेडियस ये है, किसी का रेडियस ये है, किसी का रेडियस और ज़्यादा हो सकता है। ये हमारे पास था, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट है हमारे पास, ये रेडियस, ये वाला जो कैटायन आ रहा है मान लो m1 है, ये m2 है, ये m3 है, इसका रेडियस कितना है, इससे r1। नेक्स्ट वाले के लिए रेडियस कितना हो गया हमारे पास, r2। नेक्स्ट वाले के लिए रेडियस कितना हो गया हमारे पास, r3। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन देखो, अब डिफ्लेक्शन जितना रेडियस कम है ना, देखो ध्यान से देखिए, रेडियस जितना कम है उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया। इसको कैसे समझ सकते हैं अपन, मान लो ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, डिफ्लेक्ट नहीं होता तो किधर जाता, सीधा ऐसे मूव करता। डिफ्लेक्ट हुआ, कम डिफ्लेक्ट हुआ, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया। ये अपने को समझ होनी चाहिए डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो है क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगा, कम होगा। इस एग्जांपल से अपने क्लियर भी हो रहा है। देखो मैंने इसीलिए बनाया कि डिफ्लेक्शन जितना कम होगा, उसी बेस्ड एक क्वेश्चन कराना चाह रहा था मैं आज आपको। एक क्वेश्चन था नेट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट नेट गेट पर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर में, मास स्पेक्ट्रोमीटर में किसका डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम होगा, किसका मिनिमम होगा, इस टाइप से हम क्वेश्चन बन सकते। तो नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा, ये रिलेशन अगर आपको पता है, ध्यान देखिए, इस रिलेशन से ये कांस्टेंट हमारा, तो क्या आया था हमारे पास कि m अपॉन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, आर स्क्वेयर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। दिख रहा है आपको, डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही आर क्या हो जाएगा हमारे पास, कम होगा। तो यू कैन से कि मास अपॉन चार्ज रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। दैट इज डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना मास अपॉन चार्ज रेशियो क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है हमारे को। ये आपको बहुत अच्छी तरह रिलेशन आना चाहिए। अब ये अगर आ गया है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। इसका आंसर देने के लिए हमने क्या किया, देखिए ध्यान से, सबका मास अपॉन चार्ज रेशियो कैलकुलेट कर लिया। हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, डिफ्लेक्टेड, क्या पूछा है, मैक्सिमम। ओके, डिफ्लेक्टेड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाना है। सबका अपन ने क्या किया, मास अपॉन चार्ज रेशियो कैलकुलेट कर लिया। जैसे इसका मास कितना हो गया, 32 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मास अपॉन चार्ज रेशियो, सबका लिख रहा हूँ, मास अपॉन चार्ज रेशियो इस केस में कितना आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2, इस केस में आ गया 16। इस केस में देखो 36 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 32 डिवाइडेड बाई, और इस केस में आ जाएगा 18, 82 36,
और ये हो गया 16 डिवाइड बाई 2, इस केस में कितना आ जाएगा हमारे पास 16, 32 डिवाइड बाई 1, तो इट विल बी 32। ये हो गया 8, 16 प्लस एक आइसोटॉप से और 16 है, एक 18 है, तो 34, तो इस केस में आ जाएगा हमारे पास 34। ये हमने क्या निकाल लिया, सबका मास अपॉन चार्ज रेशियो। क्वेश्चन क्या पूछा अपने हमने देखा कि मास अपॉन चार्ज रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पूछा है मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा ये क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम किसके अंदर है, इसके अंदर है। हैंस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे ही इस फार्मूला से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बन जाए तो आपको ध्यान, यानी ये काफ़ी मेन प्रिंसिपल है कि डिफ्लेक्शन, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूलर मास के कैटायंस जो हैं वो अलग अलग डिटेक्टर में जाएंगे और उससे हमारा एनालाइज होता है कि कितना हमारे को क्या मिला। ओके, अब एक चीज़ मैंने पिछले टर्न पे आपको एक असाइनमेंट दिया था, वो क्वेश्चन हुआ नहीं आपसे। काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर जो एग्जांपल आपने असाइनमेंट में दी है वो हम सॉल्व नहीं कर पाए। हालांकि सिंपल थी, फिर ही मैं बताता हूँ कि उस एग्जांपल में क्या था। अब असाइनमेंट में लिखा हुआ एग्जांपल तो मैं दोबारा नहीं बता रहा, ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, मैंने लिख के एग्जांपल था क्या ये समझ लीजिए। उस एग्जांपल में ये था कि एक साइक्लोएल्केन है हमारे पास, वी हैव ए साइक्लोएल्केन। हमारे पास एक साइक्लोएल्केन है जिसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक कितने पे आ रही है आपके पास, 98 पे आ रही है। मॉलिक्यूलर आयन पीक कितने पे आ रही है, 98 पे आ रही है। और 2 बेस पीक उसमें मिल रही हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 बेस पीक कहाँ पे मिल रही है, एक 69 पे मिल रही है और एक कहाँ मिल रही है 83 पे। आपको ये बताना था, आइडेंटिफाई करना था कि व्हाट इज दिस साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन क्या है। अब देखो इसके अंदर हमें पता लगना कि साइक्लोएल्केन, सबसे पहले आप क्या देखो साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। मॉलिक्यूलर आयन पीक 98 का मतलब मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया, 98। मॉलिक्यूलर वेट अगर 98 है तो 98 का मतलब यहाँ पे देखो 12 7 या 20, तो दिस विल बी C7H14, 84 एंड 4 14 हो गया। तो साइक्लोएल्केन क्या होगा, ये उसका फार्मूला होगा जी। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हमें कैसे पता चला, इसके मॉलिक्यूलर वेट से कैसे आया कि जनरल फार्मूला हमें पता है साइक्लोएल्केन का क्या होता है, CnH2n, तो C7H14 मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जो भी हमारे पास साइक्लोएल्केन है उसके। अब बेस पीक क्या, फ्रेगमेंटेशन के बाद 2 बेस पीक मिली हमारे को, एक 69 पे मिली और एक कहाँ पे मिली, 83 पे। अब देखना ध्यान से, मैं पूरा सोल्यूशन बताता हूँ आपको कि बेस, ताकि आपको ध्यान रहे कैसे करते हैं। बेस पीक मैंने बताया भी था इसको आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था आपको, 69, तो 69 का मतलब क्या लॉस हुआ ये हमें कैलकुलेट करना था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 98 माइनस 69, तो 98 माइनस 69 क्या आ जाता है, 18 में से 9 और 9 में से 29, क्या आ गया 29। अब 29 का मतलब क्या हो गया, C2H5। इसका मतलब क्या हो गया कि 69 पे जो बेस पीक आएगी दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इथाइल ग्रुप, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इथाइल के कारण आई। तो ये 69 पे जो पीक आई इथाइल के कारण लॉस पे आई। सिमिलरली बेस पीक कितने पे थी हमारे पास, 63 पे। 63 पे कैसे आ जाएगी, 98 माइनस 63 नहीं 83 है, ओके 83, 89 माइनस 83, 89 माइनस 83 क्या हो गया 15। ये सीधा 15 पता चल रहा है कौन सा होगा, मिथाइल। इट इज़ ड्यू टू, यानी जो 83 पे आई है इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ मिथाइल, इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ मिथाइल। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास साइक्लोएल्केन था उसके अंदर एक में तो एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरे में कौन सा है, इथाइल ग्रुप है। एंड हेंस वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक हमारा जो रिएक्टेंट जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, ये हो गया C7H14। और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है हमारे पास, दूसरा जो कंपाउंड है, नॉट प्रोडक्ट निकल रहा है नॉर्मली मेरे मुंह से, दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। दोनों क्या हो गए C7, दोनों वाले जो चीज़ें हैं वो कौन सी होगी, दिस इज C7H14, C7H14। अब जब इसका मेन कंपाउंड है इसके कारण मॉलिक्यूलर आयन पी कितने पे आएगी, 98 पे आएगी। इसके कारण मॉलिक्यूलर आयन पी कितने पे आएगी, 98 पे आएगी। जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो इससे रेडिकल कौन सा बनेगा हमारे पास, विल गेट दिस कैटायन रेडिकल।
मैंने बताया था कैटायन रेडिकल क्या होता है, ये आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर था। तो CH3 CH2 दिस, इस कारण से ये जो कंपाउंड बन गया इथाइल कारण, इसके कारण बेस पीक कितने पे आएगी हमारे पास 69 पर, और सिमिलरली इससे जो रेडिकल मिलेगा ये हमारे पास बेस पीक कितने पे आएगी 83 पे आएगी। तो आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो अपने कंपाउंड करना आना चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल था एक कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। आई होप ये क्वेश्चन आपको आया। डन। अब इसके बाद देखो अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। वापस मेरे पास क्वेश्चन पूछा बच्चों ने दोबारा कि भी सर अभी हमें एकदम फ्रेगमेंटेशन और उससे अबंडेंस कैसे मिल रही है, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में वापस एक बार दोबारा बताऊंगा आपको, एक अलग टाइप का एग्जांपल लेके बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है और उन फ्रेगमेंट से अलग अलग फ्रेगमेंट से कैसे हम रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज इंटेंसिटी भी कहते हैं कभी कभी हम उसको, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा। आज तक आप देखिए, पहले वाले नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले एक काम जरूर करके पहले वाले जो 3 वीडियो मैंने मास स्पेक्ट्रोमीट्री पे दिए हैं उनको बहुत अच्छी तरह आप सुने, ध्यान से धीरे धीरे सुने। नया टॉपिक है, पहले आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता। इस बार एक क्वेश्चन और आता है, देखो दिमाग में आपके आना चाहिए, नहीं आया तो, कि मैंने भी इस बात को शुरू में लिया नहीं। देखो आपने यूवी पढ़ा, एनएमआर पढ़ा, आईआर पढ़ा, ये बीएससी लेवल पे भी आप पढ़ लेते हैं। तो इन सब में क्या बोलते हैं, यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री। तो क्यों बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री, इसको मैं बताता हूँ। देखो आपको कि यूवी में, आईआर में, एंड हम क्या कर रहे हैं, सब में रेडिएशंस सैंपल सॉल्यूशन में से पास करते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, उस कारण हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। उस कारण क्या मिलता है, हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। हैंस दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जबकि मास में क्या हो रहा है, हम कोई रेडिएशंस पास नहीं कर रहे, हम एनर्जी दे के फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, आयनाइजेशन कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, और उन आयंस के मास को हम मेजर कर रहे हैं। Hence we are measuring it. So because we are measuring it and hence it is spectrometry. Metric means measurement. इसलिए इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।